नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की रात कुछ अलग है क्योंकि आज की ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने मौत को बहुत करीब से देखा है। उस शख्स का नाम है दिनेश और जो कुछ उसके साथ हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अगली कहानी में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। तो चलिए ये कहानी दिनेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है और मैं मध्य प्रदेश के शहर सागर का रहने वाला हूँ। अपनी आधी सदी की उम्र पार करने के बाद भी आज भी मेरी रातें बेचैनी में गुजरती हैं। उस एक रात का खौफ, एक ऐसा मंजर जिसने मेरे दिलो दिमाग को बुरी तरह झंझोर कर रख दिया था। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरा काम माल को समय पर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है। चूंकि दिन में ट्रैफिक से बचने और समय बचाने के लिए मैंने बरसों से सिर्फ रात के वक्त ही ट्रक चलाना अपनी आदत बना ली थी। रात का सन्नाटा और खाली सड़कें तेज और मुनाफेदार सफर की गारंटी देते थे, लेकिन इस काम में रात के वीरान रास्तों पर डर का साया हमेशा मंडराता रहता है। कुछ घटनाएं भूली जा सकती हैं, मगर कुछ ऐसी होती हैं जो रूह तक को कंपा देती हैं। आज मैं आपको अपने जिंदगी के सबसे भयानक अनुभव की कहानी सुना रहा हूं, जो आज से करीब 20 साल पहले मेरे साथ हुआ था। यह हादसा तब हुआ जब मैं एक बड़ी पोल्ट्री फार्म से जुड़ा था। मेरा ट्रक अंडों की पेटियां पैक होने के बाद उन्हें जल्द से जल्द बड़े शहरों के बाजारों तक पहुंचाता था। समस्या ये थी कि अंडे नाजुक होते हैं और उन्हें जल्द सप्लाई करना जरूरी होता है। उन दिनों लगातार 4 दिनों से भयंकर बारिश हो रही थी। पूरा क्षेत्र जलमग्न था। कई सड़कें और हाईवे बंद हो चुके थे। पोल्ट्री फार्म के मालिक मुझ पर जोरदार दबाव बना रहे थे। अंडे जमा होते जा रहे थे और उन्हें जल्द निकालना जरूरी था। मेरी कई दिनों की नींद भी अधूरी थी क्योंकि बारिश के कारण मैं डिलीवरी ना कर पाने की मजबूरी में फैक्ट्री के अंदर ही लोडिंग अनलोडिंग के छोटे मोटे काम कर रहा था। पर नौकरी जाने का डर और परिवार की जरूरतों ने मुझे किसी भी हाल में काम करने के लिए मजबूर किया। मुझे सागर से जबलपुर तक सप्लाई के लिए निकलना था। ये एक लंबा और थकाने वाला रास्ता था। शाम ढलते ही मैंने ट्रक निकाला, लेकिन हाईवे पर आगे जाकर पता चला कि एक बड़ा पुल ढह गया है और मुख्य मार्ग बंद हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस ने सभी ट्रकों को एक वैकल्पिक, अत्यधिक जंगली और कच्ची सड़क की तरफ मोड़ दिया। पुलिस ने साफ चेताया, ये शॉर्टकट है, सीधा हाईवे पर ही निकलेगा, लेकिन ये पूरा रास्ता घने जंगल से गुजरता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसलिए अंदर का हाल खराब हो सकता है। रात के 9:30 बज चुके थे। मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अंडों की क्रेट्स लदी हुई थी। मैंने भारी मन से ट्रक को उस अंधेरी, ऊबड़ खाबड़ कच्ची सड़क पर उतार दिया। करीब 1 घंटे तक मैं धीरे धीरे ट्रक चलाता रहा। अंधेरा घना था और मेरे आगे पीछे कुछ एक गाड़ियां थी, लेकिन नींद की कमी के कारण मेरी आंखें बुरी तरह से बोझिल हो रही थीं। मुझे बार बार जोरदार झटके आ रहे थे। मैं खुद को पानी मार के शीशा खोलकर हवा लेकर जगाए रखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी सड़क के किनारे, जहां से जंगल और भी घना हो रहा था, मेरी हेडलाइट की रोशनी में मुझे एक बुजुर्ग किसान जैसा आदमी दिखाई दिया। वो बारिश की हल्की फुहार में भीग रहा था और गुजरने वाले हर ट्रक को हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रहा था। मुझे अपने बूढ़े पिता याद आ गए। उसकी दयनीय हालत देखकर मैं तुरंत रुक गया। मैंने खिड़की खोली और आवाज दी, बाबा कहाँ जाना है? वो ठंड से कांप रहा था। बेटा, यहां से थोड़ी दूर आगे मेरा गांव है, बहुत मेहरबानी होगी अगर मुझे वहां तक छोड़ दो। मैं शहर दवाई और जरूरी सामान लेने गया था। सुबह से निकला हूं और भीग रहा हूं। घर पर मेरी बीमार पत्नी अकेली है। तुम थोड़े बहुत पैसे ले लेना, पर मुझे लिफ्ट दे दो। मैंने दयावश कहा, पैसे की कोई बात नहीं बाबा, जल्दी से केबिन में आ जाओ। वह खुशी से तुरंत मेरे ट्रक के केबिन में चढ़ गया। मैंने देखा कि वो बहुत कांप रहा है। मैंने उसे अपनी मोटी ऊनी कंबल निकाल कर दी। उसने बिना सवाल किए कंबल ओढ़ ली और मुझे धन्यवाद दिया। मैंने उससे पूछा कि वो इस भयानक रास्ते से क्यों आता जाता है। उसने बताया, बेटा, ये रास्ता हमारे गांव से शहर जाने का सबसे छोटा रास्ता है। किराया बचाने के लिए यही ठीक रहता है। मेरी पत्नी कल रात से पेट दर्द से परेशान है। मैंने उसके लिए दवाई ली है,
लेकिन उसे खाने के लिए कुछ विशेष ताज़ा चीज़ें भी चाहिए होती हैं, जो सिर्फ यहीं जंगल के आसपास मिलती हैं। उसे बाजार की पुरानी चीज़ें पसंद नहीं हैं। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे अजीब लगा कि वह मेरे केबिन में बैठकर भी लगातार सीधे सड़क पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए था, जैसे अंधेरे में कुछ ढूंढ रहा हो। कुछ देर बाद सड़क पर एक वाई जंक्शन आया। अन्य गाड़ियां बाईं तरफ मुड़ रही थीं, जो कि हाईवे की दिशा थी। जैसे ही मैंने भी ट्रक मोड़ने की कोशिश की, बूढ़ा आदमी तुरंत बोला, बेटा इस तरफ मत जाना। उसकी आवाज में एक तीखापन था। वहां बारिश का पानी भरा है और तुम्हारा भारी ट्रक दलदल में फंस जाएगा। तुम सीधा चलो, इसी तरफ मेरा गांव पड़ता है और यहीं से होके तुम आगे जाके सीधे हाईवे पर निकल जाओगे। ये रास्ता बहुत सुरक्षित है, मुझ पर भरोसा रखो। मुझे डर था कि अगर ट्रक फंस गया तो अंडों का माल बर्बाद हो जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली और ट्रक को सीधे और भी ज्यादा घने अंधेरे वाले रास्ते पर आगे बढ़ा दिया। मैंने सोचा कि इसी बहाने उसकी भी मदद हो जाएगी। करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे दूर से कुछ टूटे फूटे पुराने मकानों की कतारें दिखाई दी। जैसे ही मैं गांव के बगल से गुजरने लगा, बूढ़ा आदमी फिर बोला, बेटा तुम ट्रक को गांव के बीच की पगडंडी से भी निकाल सकते हो। वह रास्ता भी आगे इसी सड़क से मिलता है। इस बार मुझे चिढ़ हुई। मैंने तेज आवाज में कहा, बाबा बस अब हो गया। मैं गांव के बीच से ट्रक नहीं निकाल सकता। मुझे देर हो रही है, आप यहीं उतर जाइए। मैंने ट्रक सड़क के किनारे रोका। बूढ़ा आदमी नीचे उतर गया। उसके उतरते ही मैंने तुरंत ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही मुझे याद आया कि उसने मेरी कंबल नहीं लौटाई। मैंने सोचा, जाने दो, अब क्या वापस जाना। तभी नींद ने मुझे फिर बुरी तरह जकड़ लिया। मेरी आंखें अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। मैंने खुद को धिक्कारा, दिनेश अब रुकना जरूरी है। मैंने उस गांव के बिल्कुल किनारे पर, जहां से जंगल शुरू हो रहा था, अपने ट्रक को रोक दिया। मैंने सोचा गांव के पास रुकना सुरक्षित है। अगर कोई परेशानी हुई तो गांव वाले मदद कर देंगे। मैंने हेडलाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। चारों तरफ चीखता हुआ सन्नाटा छा गया। मैंने देखा कि गांव के किसी भी मकान में रोशनी नहीं है। मैंने सोचा शायद बिजली नहीं है, और फिर मैं गहरी नींद में डूब गया। मैं गहरी नींद में था ही कि तभी मुझे अचानक से किसी चीज के शीशे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। एक बार तो मैं झटके से उठा और फिर से सोने लगा, पर जब वो खटखटाहट लगातार और तेज होने लगी तो मैंने आंखें खोली। मुझे लगा कोई लुटेरा होगा। डरते डरते मैंने साइड में झांका तो देखा कि बाहर और कोई नहीं, बल्कि वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी चायदानी थी और मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए चाय लाया है। मैंने खिड़की खोली, वो अंदर चढ़ गया और धीरे से बोला, बेटा जब मैं घर जा रहा था तो मैंने देखा कि तुमने ट्रक बंद कर दिया है। मैंने सोचा कि तुम थके हुए होगे तो मैं तुम्हारी अम्मा से चाय बनवा कर ले आया, तुम्हें थोड़ी स्फूर्ति मिलेगी। उसने कंबल मेरे हाथों में दी, और हाँ, ये तुम्हारी कंबल भूल गया था, इसे वापस करने आया हूं। मैं मन ही मन उसकी ईमानदारी पर खुश हो रहा था। उसने एक पीतल के पुराने ग्लास में चाय डाली और मुझे दी। मैंने चाय का ग्लास पकड़ा और वो आदमी बिना एक शब्द कहे, मेरे धन्यवाद का इंतजार किए बिना गांव की गली की तरफ वापस मुड़ गया। मैं ट्रक में बैठकर गर्मा गर्म चाय पीने लगा। चाय खत्म होते ही मैंने सोचा कि अब मैं इस बूढ़े आदमी का पीतल का ग्लास कैसे ले जाऊंगा। मुझे इसे वापस करना होगा। मैंने ग्लास उठाया और नीचे उतरने की तैयारी करने लगा। तभी मेरी नजरें उस कंबल पर पड़ी जो उसने मुझे वापस की थी। जब मैंने उसे कंबल दी थी वो बिल्कुल साफ थी, लेकिन अब जब मैंने उसे देखा तो मेरे औंगटे खड़े हो गए। कंबल पर जगह जगह सूखे हुए गाढ़े खून के धब्बे लगे थे। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ये धब्बे कहां से आए? क्या ये सच में वही कंबल है? मैंने फैसला किया, मुझे उस बूढ़े आदमी से मिलकर उसे ग्लास वापस करना है और इन खून के धब्बों के बारे में पूछना है। लेकिन मुझे उसका घर नहीं मालूम था। मैंने सोचा मैं गांव में जाकर किसी से भी पूछ लूंगा। उस वक्त रात के 11:30 बज चुके थे। मैं पीतल का ग्लास लेकर ट्रक से उतरा और अंधेरे में ही उस गली में घुसा जहां वो बूढ़ा आदमी गया था। मेरे पास टॉर्च नहीं थी। जैसे ही मैं गांव की उबड़ खाबड़ सड़क पर चलने लगा, मुझे अजीब सा महसूस हुआ। ये कोई गांव की सड़क नहीं थी, ये पूरी तरह से उजड़ी हुई थी। सड़क के दोनों तरफ जो मिट्टी और पत्थरों के कच्चे मकान थे, उन पर दीमक लगी हुई थी।
उनके दरवाजे पूरी तरह से बंद थे और उन दरवाजों के बाहर ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। ये हालत देखकर मुझे यकीन हो गया कि इस गांव में बरसों से कोई नहीं रहता है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर कोई नहीं रहता है तो फिर वो बूढ़ा आदमी कहां से आया और उसने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो इसी गांव में रहता है? मैं लगभग गांव के बीचों बीच पहुंच चुका था। चारों तरफ टूटे फूटे वीरान घर थे। मुझे कोई कुत्ता या आवारा जानवर भी दिखाई नहीं दिया। पूरा गांव कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा ओढ़े हुई था। तभी अचानक मुझे कोने वाले घर से एक आवाज सुनाई दी, टक टक टक। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई किसी धारदार भारी हथियार से किसी सख्त चीज को काट रहा हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने उस आवाज का पीछा किया। मैं उस कोने वाले मकान की तरफ बढ़ा। मकान की दीवार में एक छोटा सा छेदनुमा रोशनदान था। मैं डरते डरते उस रोशनदान के पास गया, घुटनों के बल झुका और अंदर झांका। और जो मंजर मेरी आंखों के सामने था उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। अंदर एक बड़ा कमरा था और बीचों बीच एक लोहे की बड़ी टेबल पड़ी थी। उस टेबल पर एक आदमी की सिर कटी हुई लाश पड़ी थी। लाश के सिर का कहीं नामो निशान नहीं था। मैंने डर के मारे आंखें घुमाई। कमरे की छत से बंधे एक लोहे के तार पर कपड़े सुखाने की तरह कई इंसानों के कटे हुए सिर लटके हुए थे। उनमें मर्द और औरतें दोनों थे। इससे पहले कि मैं सदमे से बाहर निकल पाता, उस सिर कटी हुई लाश पर मेरी नजर फिर से पड़ी। लाश को गर्दन से लेकर नीचे पेट तक बीचों बीच चीरकर फाड़ दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां पर उसका बर्बर तरीके से पोस्टमार्टम किया हो। तभी कमरे के अंदर की तरफ एक भारी सा दरवाजा खुलने की आवाज आई और अंदर एक औरत आई। वो कोई जवान औरत नहीं, बल्कि अधेड़ उम्र की एक भयानक सी बूढ़ी औरत थी। उसने अपने सिर के बाल पूरी तरह से मुंडवा रखे थे और नाक में एक बहुत लंबी मोटी नथ पहन रखी थी। उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा झुर्रियां थीं कि उसकी उम्र 60 से 65 साल लग रही थी। उस औरत ने हाथ में चारा काटने वाला बड़ा सा धारदार औजार ले रखा था। वो सीधा टेबल की तरफ बढ़ी। वहां आते ही उसने उस लाश के फटे हुए पेट के अंदर हाथ डाला और उसकी आंतें, कलेजी और अन्य अंग बाहर निकालने लगी। टक टक टक। यही वो आवाज थी जो मैं सुन रहा था। वो औरत अब उस लाश के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। मुझे लगा कि मैं अब 1 मिनट भी यहां रुका तो मर जाऊंगा। ये कोई गांव नहीं, ये कोई कसाई खाना था और वो दोनों, बूढ़ा और ये औरत, इंसान नहीं राक्षस थे। मैं चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन चक्कर आने और डर के कारण मेरे पैर पहले से ही कांप रहे थे। मेरे पैर के नीचे से एक पत्थर खिसका और तेज आवाज के साथ नीचे गिर गया। जैसे ही आवाज हुई, लाश को काट रही उस बूढ़ी औरत ने पलटकर सीधे मेरी तरफ देखा। मेरी और उसकी नजरें मिली। उसने एक भयानक ठंडी मुस्कान दी। मैं समझ गया अब मैं पकड़ा गया हूं। मैं फौरन पीछे मुड़ा और पत्थरों कर लड़खड़ाता हुआ वहां से भागा। जैसे ही मैं भागा, अंधेरे में मेरे सामने वही बूढ़ा आदमी आ गया। इससे पहले कि मैं उससे मदद मांग पाता या उसे कुछ बता पाता, उसने अंधेरे में अपने पीछे से एक भारी भरकम लोहे का हथौड़ा निकाला और पूरी ताकत से मेरे सिर पर दे मारा। धड़ाम। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मेरे सिर पर लोहे के हथौड़े की चोट पड़ते ही मेरी चेतना खत्म हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरे शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था और मेरी पूरी रूह कांप उठी। मैंने खुद को उसी खूनी कमरे के लोहे की बड़ी टेबल पर पाया। हाँ, ये वही कमरा था जहां मैंने उस सिर कटी लाश को कटते हुए देखा था। और सबसे भयानक बात, मैं उस कमरे के ठीक बीचों बीच रखा हुआ था। मैं समझ गया था कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। मैं भागने की कोशिश कर रहा था पर मैं हिल भी नहीं पाया। मेरी बाहें, मेरा धड़ और मेरे पैर मोटी कंटीली तारों से उस टेबल के साथ कसकर बंधे हुए थे। जैसे ही मैंने जरा सा भी जोर लगाया, वे कंटीले तार मेरी त्वचा में चुभने लगे और असहनीय दर्द की एक लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं चाहकर भी छटपटा नहीं सकता था। मैंने हताश होकर चारों तरफ देखना शुरू किया। वो कमरा किसी घर का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी भयानक गंदे से लैब जैसा लग रहा था। कमरे के एक कोने में कई शीशे के बड़े बड़े बर्तन रखे थे। उन बर्तनों के नीचे धीमी आंच जल रही थी और उनमें पानी भरा था।
जब मेरी नजर उन बर्तनों के अंदर गई तो डर के मारे मेरी सांस अटक गई। उन उबलते पानी से भरे बर्तनों में और कुछ नहीं बल्कि इंसानी शरीर के अलग अलग अंग उबाले जा रहे थे। किसी में इंसान की आंखें तैर रही थीं, किसी में कलेजी का हिस्सा, और एक बर्तन में तो एक धड़कता हुआ दिल भी दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे अभी अभी निकाला गया होगा। सामने दीवार पर जहां कटे हुए सिर लटके थे, मैंने गौर किया कि हर एक सिर की आंखें गायब थीं। उन्हें किसी धारदार चीज से निकाल लिया गया था। मुझे भयानक रूप से महसूस हुआ कि मैं कहां फंस गया हूं। यह सिर्फ कोई हत्यारा नहीं, यह नरभक्षी शैतानों का अड्डा था। यहां मरने वालों को साधारण मौत नहीं बल्कि दर्दनाक और बर्बर अंत दिया जाता था। तभी कमरे का भारी भरकम लोहे का दरवाजा फिर से चरमराया और अंदर वो बूढ़ी औरत आई। उसके पीछे पीछे वो बूढ़ा आदमी भी था जिसने मुझे हथौड़े से मारा था। वे दोनों अपने हाथों में बड़े बड़े धारदार हथियार लिए हुए थे। बूढ़ा आदमी जिसने कुछ देर पहले मेरे साथ भोलेपन का नाटक किया था, अब अजीब तरह से हंस रहा था। उस बूढ़े की ओर देखते हुए मेरे मन में पश्चाताप की एक तीखी टीस उठी। अगर मैंने उस रात दया ना दिखाई होती, अगर उसे लिफ्ट ना दी होती, तो मैं आज इस टेबल पर नहीं होता। वे दोनों धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनके चेहरों पर एक घिनौनी, खुशी भरी क्रूरता थी। बूढ़ी औरत मेरे सिर के पास आकर रुकी। उसने अपना धारदार हथियार हवा में उठाया और मेरी छाती पर वार करने के लिए तैयार हो गई। मैं जानता था कि अब मैं खत्म हो जाऊंगा। दर्द और खौफ से मैं सिर्फ मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर सका, हे भगवान, मुझे किसी भी तरह बचा लो। अगर आज मैं बच गया तो मैं कभी किसी को लिफ्ट नहीं दूंगा, कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जैसे ही बूढ़ी औरत ने मेरे शरीर पर हमला करने के लिए औजार नीचे करना शुरू किया, मैंने जोर से चीख मारी और उसी चीख के साथ अचानक सब कुछ अंधेरे में गायब हो गया। वापस ट्रक में अगले ही पल में एक भयानक चीख के साथ हड़बड़ा कर उठा। मेरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। मैंने चारों तरफ देखा, मैं किसी लोहे की टेबल पर नहीं था। मैं अपने ही ट्रक के केबिन में बैठा था। मेरी पीठ ड्राइविंग सीट से सटी हुई थी। मैंने तुरंत अपनी बाहों को टटोला, कोई कंटीला तार नहीं था। मेरे शरीर पर हथौड़े की चोट का कोई निशान नहीं था। ये तो सिर्फ एक सपना था। मेरी सांसें तेजी से चल रही थीं। इतना भयानक सपना देखने के बाद मेरे अंदर उस गांव के बगल में एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं बिना एक पल गंवाए, बिना मुंह धोए ही तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठा और चाबी घुमा दी। ट्रक स्टार्ट हो गया। जैसे ही हेडलाइट की रोशनी उस गांव की तरफ पड़ी, मेरी नजर उस गली के मुहाने पर गई जहां वो बूढ़ा आदमी गया था। वहां वो बूढ़ा आदमी अब भी खड़ा था। उसके हाथ में अब भी वो चायदानी थी और सबसे अजीब बात, उसके हाथ में मेरी मोटी ऊनी कंबल थी। मुझे सदमा लगा। अगर मैंने सपना देखा था तो फिर ये आदमी अभी भी कंबल क्यों पकड़े हुए है? उसने तो मुझे कंबल वापस कर दी थी। क्या मैंने सपने में ही चाय पी थी? क्या वो कंबल उसने मुझे वापस कर दी थी और फिर मैंने सपना देखा? तभी मेरी नजर अपने बगल में रखी हुई सीट पर पड़ी। वहां कंबल तो नहीं, पर वो पीतल का पुराना गिलास रखा था जिसमें उसने मुझे चाय दी थी। गिलास बिल्कुल असली था, छूने में ठंडा और भारी। मेरा सपना हकीकत था या भ्रम? मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने शायद कोई सपना नहीं देखा था, बल्कि मैं सच में उन शैतानों के चंगुल में फंस गया था और किसी अनदेखी ताकत ने मुझे सिर्फ मेरी चेतना को वापस ट्रक में लाकर बचा लिया था। लेकिन मेरे हाथ में उनकी एक निशानी छोड़ दी थी। जैसे ही सड़क पर खड़ा वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा, उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ ठंडा शिकार करने वाला भाव था। मैंने बिना सोचे समझे एक्सीलेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक तेज गर्जना के साथ वहां से भागा। अशुभ नगर। मैं उस कच्ची सड़क पर लगभग आधे घंटे तक तेज रफ्तार में भागता रहा, जब तक कि वो वीरान गांव मेरी नजरों से ओझल ना हो गया। आखिरकार मैं मुख्य हाईवे पर पहुंच गया। सुरक्षित हाईवे पर आते ही मैंने ट्रक धीमा किया और एक बड़े पेड़ के नीचे रुका। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं ट्रक से उतरा और जोर जोर से सांस लेने लगा। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। तभी मेरी नजर उसी पेड़ पर पड़ी जिसके नीचे मैंने ट्रक रोका था। उस पेड़ के तने पर एक पुराना जंग लगा हुआ लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पर बड़े काले अक्षरों में एक नाम लिखा था, अशुभ नगर में आपका स्वागत है। अशुभ नगर।
उस नाम को पढ़कर मेरे दिल की धड़कन रुक गई। वो कोई साधारण गांव नहीं था। उस नाम में ही एक खूनी शैतानी इतिहास छुपा था। मैंने जल्दी से अपने ट्रक में रखे नक्शे को निकाला और उस स्थान की जांच की। नक्शे में उस जंगल के बीचों बीच इस खास जगह को पुरानी बस्ती के रूप में चिन्हित किया गया था। नक्शे पर अशुभ नगर का कोई नाम नहीं था, लेकिन यह भी लिखा था कि यह इलाका वर्षों पहले विलुप्त हो चुकी एक जनजाति से जुड़ा हुआ है। अब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि जो कुछ मैंने देखा वो सपना नहीं था। वो बूढ़ा आदमी और वो बूढ़ी औरत शायद उस विलुप्त जनजाति के आखिरी लोग थे, जो अपने भयानक और अमानवीय रिवाजों को आज भी निभा रहे थे। मैंने कभी किसी को लिफ्ट न देने की कस्में खाईं और उस रात अंडों से भरे ट्रक को लेकर मैं जितनी तेजी से हो सका जबलपुर की ओर भागा। लेकिन आज भी जब कभी भी मैं अंधेरी सड़कों पर ट्रक चलाता हूं, मुझे उस पीतल के गिलास की ठंडक, कंटीले तारों का दर्द और खून से सने उस कंबल का भयानक दृश्य याद आता है। मैंने उस रात अपनी जान कैसे बचाई? क्या यह सिर्फ सपना था या ईश्वर का कोई चमत्कार? और वो पीतल का गिलास जो मेरे ट्रक में रखा था, क्या वो सिर्फ एक यादगार था या किसी और भयानक चीज का आमंत्रण? हाईवे की रोशनी और गाड़ियों की आवाजों के बीच भी मेरी रूह अशुभ नगर के अंधेरे में ही अटकी हुई थी। मैं तेज रफ्तार में ट्रक दौड़ा रहा था, लेकिन मेरी आंखें बार बार साइड सीट पर रखे उस पीतल के पुराने गिलास पर जा रही थी। वो गिलास इस बात का ठोस सबूत था कि मैंने कोई सपना नहीं देखा था। मैंने सचमुच उन शैतानी नरभक्षियों की चाय पी थी और उनके ठिकाने के बीच से जिंदा भागा था। मैंने तय किया कि मैं इस गिलास को यहीं कहीं जंगल में फेंक दूंगा। ये उनके खूनी रिवाजों की निशानी थी जिसे मैं अपने साथ नहीं रखना चाहता था। मैंने ट्रक को एक पुलिया के पास रोका। बाहर आकर कांपते हाथों से मैंने वो पीतल का गिलास उठाया। जैसे ही मैंने उसे पुलिया के नीचे फेंकने के लिए उठाया, मुझे लगा कि गिलास की सतह पर कुछ उकेरा हुआ है। मैंने उसे अपनी हेडलाइट की रोशनी में ध्यान से देखा। गिलास के निचले हिस्से पर किसी नुकीली चीज से एक नाम खुदा हुआ था। वो नाम था रमेश। रमेश। ये नाम देखते ही मेरे शरीर में खौफ की एक नई लहर दौड़ गई। ये मेरे किसी रिश्तेदार या परिचित का नाम नहीं था, लेकिन ये नाम इस गिलास पर क्यों खुदा हुआ था? क्या ये गिलास किसी और दुर्भाग्यशाली ट्रांसपोर्टर का रहा होगा? क्या वो रमेश भी मेरी तरह ही उस रात अशुभ नगर से गुजरा था? एक पल को मुझे लगा कि ये उन लोगों की चेतावनी है कि वो मुझे जानते हैं या कि मेरा नाम भी इस गिलास की तरह जल्द ही किसी और चीज पर खुदा होगा। मैंने बिना और सोचे उस गिलास को पूरी ताकत से पुलिया के नीचे कीचड़ से भरे नदी के नाले में फेंक दिया। जैसे ही वो गिलास पानी में गिरा, एक अजीब सी छिपाने वाली आवाज आई जो सन्नाटे को चीर गई। मैं वापस ट्रक में भागा और जबलपुर की ओर तेज रफ्तार से निकल पड़ा। मैंने पूरी रात लगातार गाड़ी चलाई और सुबह तड़के शहर पहुंचकर माल उतारा। मैंने एक शब्द भी किसी को नहीं बताया, लेकिन उस रात की घटना ने मुझे भीतर तक बदल दिया। मैंने अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ी, पर मेरे सफर के नियम बदल गए। मैंने उसके बाद कभी रात को किसी भी अनजान आदमी को लिफ्ट नहीं दी। मैंने हमेशा ज्यादा ट्रैफिक वाले रोशनीदार हाईवे पर ही यात्रा करना शुरू कर दिया, चाहे उसमें कितना भी समय क्यों ना लगे। मैं उस अशुभ नगर के रास्ते को हमेशा के लिए भूल जाना चाहता था, लेकिन उस गांव का नाम और वो खूनी मंजर मेरे दिमाग से कभी नहीं निकला। कई साल बाद जब मेरी आर्थिक स्थिति सुधर गई और मैंने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी, तो मेरे मन में एक अजीब सी जिज्ञासा उठी। क्या वो गांव अब भी है? क्या पुलिस ने कभी वहां जांच की? मैंने एक बार हिम्मत करके एक पुराने जानकार पुलिस इंस्पेक्टर से बात की, जिसने उस क्षेत्र में बरसों काम किया था। मैंने सीधे अशुभ नगर का नाम नहीं लिया, बल्कि सिर्फ उस जंगल के रास्ते का जिक्र किया। इंस्पेक्टर ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर अपने चेहरे पर एक अजीब भाव लाकर बोला, दिनेश जी, तुम उस रास्ते से गुजरे थे रात में? मैंने हाँ कहा। वो इंस्पेक्टर कुर्सी पर पीछे झुका और बेहद धीमी आवाज में मुझे जो बताया, उसे सुनकर आज भी मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। दिनेश जी, उसने कहा, वो जंगली रास्ता बरसों पहले ही बंद कर दिया गया था। गांव के लोग कहते थे कि वहां श्राप है
वहां जो बस्ती थी, जिसे हम सरकारी रिकॉर्ड में पुरानी बस्ती कहते हैं, वो करीब 30 साल पहले एक भयंकर हैजा महामारी में पूरी तरह खत्म हो गई थी। सारे लोग मर गए थे। उस महामारी के बाद उस बस्ती में कोई जिंदा इंसान कभी नहीं रहा। किसी ने उस जगह को फिर से आबाद करने की हिम्मत नहीं की। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। तो फिर मैंने वहां जिसे देखा वो कौन थे? वो बूढ़ा आदमी, वो औरत? इंस्पेक्टर ने उदासी से सिर हिला रहा। वहां कोई इंसान नहीं है दिनेश जी, और जो भी ट्रक ड्राइवर रात के वक्त उस बंद रास्ते पर जाता है, या तो वो हमेशा के लिए लापता हो जाता है, या अगर वापस आता है तो वो बस यही कहता है कि उसने वहां किसी को देखा था जो उसे लिफ्ट के बहाने बुला रहा था। क्या कोई सबूत मिला है सर? मैंने पूछा। इंस्पेक्टर ने अपनी मेज की दराज खोली और एक पुराना काला पड़ा हुआ लोहे का हथौड़ा निकाला। हमले के बाद कुछ ट्रक ड्राइवरों को जंगल में सिर की गंभीर चोट के साथ बेहोश पाया गया था। उनमें से कुछ अपनी याददाश्त खो बैठे और कुछ ने तो बात करना ही बंद कर दिया। यह हथौड़ा हमें वहीं मिला था। और सर, मैंने डरते हुए पूछा, क्या आपको कभी कोई पीतल का गिलास या रक्त रंजित कंबल मिली है? इंस्पेक्टर ने हथौड़े को वापस दराज में रखते हुए मेरी आंखों में देखा और एक भयानक मुस्कान दी। दिनेश जी, ये जंगल अपनी चीजें वापस ले लेता है, लेकिन जो लोग उस श्रापित बस्ती की तरफ जाते हैं, वे अक्सर अपने पीछे कुछ निशानी छोड़ आते हैं। कोई अपनी घड़ी, कोई चाबी और कुछ ऐसे नाम जो उस बस्ती के शैतान अपने पास रख लेते हैं। मैंने उस इंस्पेक्टर से और कोई सवाल नहीं पूछा। मुझे जवाब मिल चुका था। उस रात मैंने कोई सपना नहीं देखा था। मैंने सच में यमराज के कसाई खाने से भागकर अपनी जान बचाई थी। वो बूढ़ा आदमी और वो बूढ़ी औरत शायद उस महामारी में मरे हुए नरभक्षी जीवों की अतृप्त आत्माएं थीं, जो आज भी अपने शिकार को लिफ्ट के बहाने बुलाकर अपनी हवस पूरी करती हैं। और वो पीतल का गिलास जिस पर रमेश खुदा था, शायद वो उस ट्रक ड्राइवर की अंतिम निशानी थी, जो उस रात मेरी तरह ही वहां रुका था और जो कभी वापस नहीं आया। तब से लेकर आज तक मैं रात को ट्रक चलाता हूं, लेकिन मेरी आंखें हमेशा अंधेरे की उस वीरान गली को टटोलती रहती हैं, जहां से मुझे हमेशा के लिए एक भयानक निमंत्रण मिला था। वो गांव, अशुभ नगर, आज भी वही है, और मुझे डर है कि उस पुलिया के नीचे फेंके गए मेरे पीतल के गिलास पर भी किसी दिन दिनेश नाम खुदा हुआ मिलेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमारी नई कहानियों के लिए बहुत मायने रखता है।